हेलो बच्चों, वेलकम टू महाबोधि क्लासेस। मैं शशि भूषण, आपका मैथ्स और फिजिक्स मेंटर। यहाँ पे आप लोगों के मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करेंगे। प्लस हम लोग यहाँ पे PYQs, बोर्ड्स जेई और नीट, जितने भी PYQs है और जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना आज का फिजिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्सेस। चलो बच्चों, हम लोग करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को जानना क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको ये जानना है कि कितने तरीके का चार्ज होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। जितना भी बॉडी हम यूनिवर्स में है, सारे बॉडी में चार्ज है ना। कोई भी बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी है। यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस में फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज। सेकंड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, तभी वो न्यूट्रल है। कोई भी बॉडी अगर चार्ज होता है इसका मतलब ये कि या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना। चलो, तो अब कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है तो वो न्यूट्रल। अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब कि इसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल लिया गया है। नेगेटिव चार्ज निकाल लिया गया मतलब कि पहले न्यूट्रल था, नेगेटिव अगर हम लोग हटा लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यही नेगेटिव चार्ज अगर किसी दूसरी बॉडी में गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब कोई भी बॉडी में से चार्ज निकलता कैसे है, कोई बॉडी चार्ज होता कैसे, ये सब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस देखना है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी, क्या पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो चलो बच्चों देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली होता किस चीज में है। तो कोई भी एटम, किसी भी एटम का अगर हम एग्जांपल लें तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इससे चारों ओर ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। अलग अलग एटम है तो अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग एटम, तो उसमें अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लीथियम का। तो लीथियम के पहले वाले ऑर्बिट हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 नेगेटिव चार्ज, और इसके न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल होता है। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज भी, मतलब कि ओवरऑल न्यूट्रल। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में है ना, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, और पॉजिटिव चार्ज इधर उधर मूव नहीं करता है। मूव क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट में है जो रिवॉल्व कर रहा है चारों ओर। ठीक है, अगर हम लोग इसकी 2 बॉडी को रब करते हैं आपस में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना चार्ज लेके जाता है। जैसे अब हम लोग इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल्स टू -1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, और इतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन को होता है जो कि न्यूक्लियस में होता है। तो अगर एक प्रोटॉन का अगर हम चार्ज देखें तो इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड बस पॉजिटिव। ठीक है,
इतना कूलम चार्ज एक प्रोटॉन में होगा और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही कूलम चार्ज निगेटिव होगा। ठीक है, अब जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, और अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब कोई भी बॉडी, पहले तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए कि हाँ भाई दो तरीके का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हर एक बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्जेस का। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। Properties of इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है क्या? जैसे कि हम लोग इस सिस्टम में अगर एक से ज्यादा चार्ज है ना, एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। अगर कहीं पे +1 कूलम चार्ज है, कोई पार्टिकल है जिसमें +1 कूलम चार्ज है, इसी सिस्टम में कोई और भी पार्टिकल है जिसमें कुछ और भी अमाउंट ऑफ चार्ज है, मान लीजिए +1 कूलम है, -3 कूलम है, +4 कूलम है, ये 3 चार्ज है हम लोगों के सिस्टम में। तो अब हमारे सिस्टम में नेगेटिव चार्ज कितना है हम लोग को ये पता करना है। ये सिंपल स्केलर का जो एडिशन होता है वो एडिशन होगा। ये मान लीजिए हम लोगों का सिस्टम है, तो नेट चार्ज पूरा सिस्टम की क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इन सिस्टम इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर हम इसको Q1 बोले, Q2 बोले, Q3 बोले, तो सभी को बस ऐड कर देना है ना। Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 और सारे का जो साइन है, पोलैरिटी है, वो उसके साथ रखना है। जैसे कि ये वाला जो चार्ज है +1 कूलम, तो इसका पोलैरिटी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अगर हम लोग अपने सिस्टम में निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, +1 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस 4 कूलम है ना। तो 4 और 4 प्लस में है, 1 प्लस में यानी 5 कूलम, 5 उससे 3 गया यानी कि नेगेटिव चार्ज सिस्टम में कितना है, +2 कूलम। ठीक है, अब हम लोग चार्ज के बारे में ये जान गए कि हम लोग कैसे किसी सिस्टम का चार्ज निकालेंगे एडिटिविटी से। और एडिटिविटी कैसे होता है, सिंपल स्केलर नंबर्स का जैसे स्केलर एडिशन और सबट्रैक्शन होता है, वैसे ही हम लोग को नेट चार्ज यानी सिस्टम निकालने के लिए करना है ना। तो ये हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कैसे होता है, नेट चार्ज यानी सिस्टम इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या और भी कुछ चार्ज है तो वो सारा ऐसे करके डॉट डॉट लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। नेट चार्ज इन आवर सिस्टम इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। अगर एक 3 से भी ज्यादा चार्ज है, कितना भी चार्ज हो सकता है, सबको बस ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट है। चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम is always
कंजर्व। ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। कहने का मतलब कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सकता है, लेकिन सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा सेम रहेगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है ना। ये होता है मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पढ़नी है, और ये हमसे फॉलो होता है। जैसे हम लोग कैपेसिटर भी पढ़ेंगे तो हम लोग का जितना भी कंडक्टर कनेक्टेड रहता है, तो अगर नेट चार्ज तो पहले नहीं होता तो बाद में उसका नेट चार्ज जीरो होगा। इसका एप्लीकेशन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो सी पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ग्रुप है इलेक्ट्रिक चार्ज का। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड ग्रुप क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज हम लोग को नहीं दे सकता है, इसका सिंपल मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग शेड्यूल क्या लिख सकते हैं इसका क्वांटाइजेशन का। Charges always appear in integral multiple of electronic charge। ठीक है, जो भी चार्ज किसी बॉडी से अपीयर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी की बॉडी पे जो चार्ज है Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q क्या है? Q है चार्ज ऑन द बॉडी। Q है चार्ज ऑन बॉडी। नेक्स्ट N क्या है? N इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। लेकिन इंटीजर इंटीजर है क्या? इंटीजर प्लस +1 2 3 4, वैसे माइनस में -2 -3 -4, वैसे करके बहुत सारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे जो n है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। और E क्या है? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात। अब मान लिया कि हम लोगों से कभी भी पूछा जाता है कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज कहीं पे दे दिया गया है। अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इस कितने चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के इसको समझते हैं कि एक्चुअली आपको तो बताया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सब क्लियर है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वांटाइजेशन का मतलब चार्जेज ऑलवेज अपीयर एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यही होता है इसका मतलब कि हमें कहने का मतलब कि एक आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को नहीं मिल सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को नहीं मिल सकता है। क्या मिल सकता है हम लोग को? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल सकता है। एक इंटीजर के मल्टीपल में होना चाहिए, है ना। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही होता है। आगे चल के हम लोग को क्वांटाइजेशन पढ़ना रहेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें किसी बॉडी पे, अगर हम लोग ये दिया हुआ है किसी बॉडी पे, मान लीजिए -5 कूलम चार्ज है ना। तो अगर किसी बॉडी में -5 कूलम चार्ज है तो हम लोग को ये बताना है चार्ज वाली बॉडी इज -5 कूलम। अब हम लोग को ये बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इस बॉडी पे। तो इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग को ये निकालना है कि -5 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कोई भी चार्ज हमेशा नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इनके जगह पे क्या लिखेंगे? इनके जगह पे लिखेंगे -5 कूलम। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग को निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ जो कूलम है ये कैंसिल हो रहा है। कहने का मतलब ये नंबर है, ये डायमेंशनलेस है।
इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। और हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा n इक्वल्स टू 5, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये 10⁻⁻19 को हम ऊपर से कर देते हैं, यानी कि ये 10⁻+19 हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते तो 3.1 समथिंग, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन -5 चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो इस बॉडी पे इतना इलेक्ट्रॉन है। ये तो मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, होप सबको क्लियर है। क्वांटाइजेशन मतलब ये, बस यही याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। पहला क्या है प्रॉपर्टी? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब कि कैसे किसी भी सिस्टम का चार्ज को दो नेट चार्ज निकाल सकते हैं। तो सारे चार्जेस को बस ऐड कर देना है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ रहेगा, एड अप हो जाएगा, और नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ एड अप होकर फिर नेट चार्ज निकालेंगे तो पॉजिटिव वाले नेट पॉजिटिव माइनस नेट नेगेटिव, यही हम लोग का नेट चार्ज वाली सिस्टम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। थर्ड हम लोग का क्या आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या? Charges always appear as an integral multiple of an electronic charge. यही होता है क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कैसे हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, है ना? चलो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। सबसे पहला मेथड हम लोग आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फर्स्ट मेथड चार्जिंग है हम लोगों का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी दो न्यूट्रल बॉडीज को, या मेरी चार्ज बॉडी को भी बोल सकते हैं, किसी दो बॉडी को अगर आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब भी एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होगा। तब इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शिफ्ट करता है तो अपने साथ अपना चार्ज लेके जाता है। तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज, और जिधर से निकलता है वो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक बॉडी मेरा ये है और दूसरा बॉडी ये है ना। अब ये पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब हम लोग इसको आपस में क्या किए? रब किए। ये एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी, हम दोनों को आपस में रब करने से होगा क्या? मान लिया कि एक वाला जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उधर हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो अपने साथ अपना चार्ज भी लेके जाएगा, यानी ये दबी के बाद फ्रिक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा? इससे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये वायर नहीं है, ये बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का बस एक रास्ता दिखाया जा रहा है। यहाँ उस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी के गया तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिधर जाता है वो बॉडी क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यही हम लोग का चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बॉडी को रब करने से फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे होता है, इसके कारण कोई बॉडी चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग में फ्रिक्शन को हम लोग समझ में आ गया कि किसी दो बॉडी को रब करने से चार्ज पे ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और जिसके कारण बॉडी चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एक कोई चार्ज स्फीयर ले लें, मानिए कि कोई स्फीयर है, इस पे चार्ज है, कितना चार्ज है? +10 कूलम चार्ज है लेट्स से,
और एक दूसरा स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर लिए हुए है ना। तो दूसरा स्फीयर ये जो कि अभी न्यूट्रल है, इस पे 0 कूलम चार्ज, जैसे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। अगर हम लोग इस बॉडी और इस बॉडी को एक वायर के थ्रू इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या, ये जो 10 कूलम चार्ज प्लस 10 कूलम चार्ज इस बॉडी पे है और ये 0 कूलम चार्ज इस बॉडी पे है, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। चार्ज का ट्रांसफर किस तरीके से होगा, अब इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से इस बॉडी पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फाइनल स्टेटस क्या होगा दोनों बॉडीज का, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बंद हो जाएगा तो ये भी 5 कूलम और ये भी प्लस 5 कूलम लेके, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उधर से इधर होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उधर से इधर हो रहा है। अब जिधर से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिधर को गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया, है ना। 10 कूलम चार्ज था इस बॉडी में, अब 5 ही कूलम चार्ज बचा है ना। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये जो बॉडी चार्ज हो गया 0 कूलम वाला, ये जो न्यूट्रल बॉडी था जिसमें कोई चार्ज नहीं था, वो आफ्टर ऑल क्या हो गया, आफ्टर ऑल ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, प्लस 5 कूलम हो गया। इसका चार्ज भले ही कम हुआ लेकिन ये भी बॉडी चार्ज हो गया। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड मेथड क्या है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कोई दो स्क्वायर ले लिए हम लोग जो कि न्यूट्रल है, ये स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, और इन दोनों स्क्वायर को आपस में टच करा देते हैं। ये दोनों स्क्वायर अभी न्यूट्रल है, ये जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है, यानी जो भी चार्ज बॉडी पे रहेगा स्क्वायर पे वो इसी पे रहेगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा नीचे। अब मान लिया कि हम लोग इसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे इससे इन दोनों स्फीयर के बगल में, तो ये दोनों स्फीयर है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन इसमें अभी भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस वाले एंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। और उतना ही मैग्नीट्यूड में अपोजिट वाले स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, इन दोनों स्फीयर को सेपरेट कर देना है, यानी कि इसका नेगेटिव चार्ज इधर ही रहेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा, और ये दोनों सेपरेट हो गया है। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग रॉड को डिलीट नहीं किया है, अभी इस पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है रॉड पे वो तो उस पे है नहीं, प्लस रॉड इससे बगल में नहीं है, यानी कि इसके आसपास है, ऐसा हो गया। जब इसके चार्ज एम्पियर होगा हमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दिए। अब इस रॉड को अगर हम लोग दूर भी कर दे तो होगा क्या, ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है जिसमें नेगेटिव चार्ज था वो पूरे बॉडी में ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर हम लोग इसको बहुत ही ज्यादा भी सेपरेट करते हैं। अब ये रॉड हम लोग हटा दिएगा और ये वाला जो बॉडी होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि इनिशियली जो मेरा दोनों स्फीयर था उसमें कोई चार्ज नहीं था, है ना। ये चार्ज इससे आया कैसे, ये इंडक्शन से आया है, इस वाले रॉड के कारण ये चार्ज इधर रिड्यूस हुआ, फिर उसको आपस में सेपरेट करने से वही चार्ज इस बॉडी मतलब इस स्फीयर के बॉडी पे आगे एक्यूमुलेट हो गया। एज ए रिजल्ट ये दोनों स्फीयर चार्ज हो गया, है ना। बात क्लियर है सबको। चलो अब इसके बाद तो ये 3 मेथड है हम लोगों का चार्जिंग का। पहला मेथड क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें हम लोग दो बॉडीज को आपस में रब करके बॉडीज को चार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हम लोग वायर कनेक्ट करके या फिर किसी को स्फीयर को टच करा के भी हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कर सकते हैं। और थर्ड मेथड क्या हम लोग का चार्जिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये वाला मेथड है ना। यहाँ पे इक्वल बॉडी कुछ पहले इनिशियली चार्ज था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये बॉडी ये वाला इस पर नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये वाला इस पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।
इससे पहले ये एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, जो हम लोग को हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग चीजों को देखते हैं और कैसे उसको एनालाइज करते हैं। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, हम लोग क्वेश्चन में ये बताया गया है कि फाइंड द नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। हम लोग से ये क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। फाइंड नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। मान लीजिए हम लोगों से ये पूछा गया, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अभी काफी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे हम लोग को समझ में आता है कि एक्चुअल में सब कुछ हो कैसे रहा है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक कप 1 कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम्स वाटर सेट होता है ना, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर आ सकता है। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर, अब हम लोग को ये बताना है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है। ठीक है, तो वाटर मतलब कि क्या, H2O। H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 16 प्लस 2 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 ग्राम, और 2 हाइड्रोजन लिया जाए 2 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन का 8 ग्राम, यानी कि एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, यानी कि 16 प्लस 2 18 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा, पहले हम लोग ये निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 250 ग्राम कितना हो जाएगा, 250 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स आएगा हम लोगों को। तो नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं, या फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो ये 6.02 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल ऑफ H2O है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। ये सबको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 250 ग्राम ऑफ वाटर में इतना मॉलिक्यूल है, अब एक मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखें H2O के, तो H2O का एक मॉलिक्यूल बना कैसे है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला के, यानी अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होगा, और 1 ऑक्सीजन है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा मेरे एक मॉलिक्यूल में, ये 10 होगा, और इतना ही मैग्नीट्यूड का प्रोटॉन होगा, इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, यही लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो भी नंबर कितना हो जाएगा 10। अब इतना मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, जैसे प्रोटॉन बोलते हैं, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज इतने मॉलिक्यूल में नेगेटिव भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज मेनी मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 250 divided by 18 into 6.02 into 10⁻³ into 10। अब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना, तो 1.6 into 10⁻⁻⁹, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल पॉजिटिव चार्ज हम लोग का इतना आ जाएगा, और इतना ही मैग्नीट्यूड का टोटल नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे 10⁻23 है, यहाँ 10⁻23 है, यहाँ 10 है, और यहाँ 10⁻⁻⁹ है, यानी 10⁻24, 24 माइनस 19, यानी कि 10⁻5 हो गया, 10⁻24 माइनस 19 यानी 10⁻5। ठीक है, अब 1.6 into 6.02, 6.0 का क्रॉस करके हम लोग 6 ले सकते हैं, तो 1.6 into 6 कितना हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा, और ये 250 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा, हम लोग
हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं डेटा को ताकि लोगों का कैलकुलेशन ईजी हो। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 170। तो मतलब कि लगभग एक्चुअल हमको डिवाइड करके देख देना चाहिए 18 और 250। 18 7 में 14 यानी 54 यानी कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे डेसिमल ये 0 18 लगभग कितना हो जाएगा 8 टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13.8। 250 डिवाइड बाई 18 कितना हो गया 13.8। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं रफली हम लोग का डेटा कितना आएगा। हम लोग का डेटा आने वाला है लगभग 10 है। तो 138 इंटू 10 रेज़ की पावर 5 दी जाती है। अप्रॉक्सीमेट डेटा है ना, इसको अप्रॉक्सीमेटली लोग 10 लेके चल रहे हैं। अब किसी को फर्दर अगर लोग देखें कि ये हो जाएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर 7 यानी कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में इतना कूलम पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही कूलम नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम लोग टोटल प्रोटॉन्स का चार्ज निकाले हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ पर तो प्रोटॉन का मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज लिख देना चाहिए मेरे यहाँ। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का आ गया पॉजिटिव में इतना और इतना ही नेगेटिव में, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज लिखना हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम ये सीख रहे हैं कि कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज जिसी कारण से वो न्यूट्रल है, न कि उसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज तब न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है तभी जाकर वो न्यूट्रल है। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कूलम्स लॉ। चलो हम लोग देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। देखो कूलम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, मान लिया कि यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है जिसको हम लोग R बोल देते हैं। इसके बीच में सेपरेशन क्या है R। तो जब भी कोई दो चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों पे फोर्स लगता है। तो हम लोग कूलम्स लॉ स्टेटमेंट देखते हैं। कूलम्स लॉ स्टेटमेंट क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बस मैग्नीट्यूड लेने का जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। पहला तो ये है हम लोगों का स्टेटमेंट कि फोर्स एक्टिंग टू चार्ज पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो फोर्स है वो दैट फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। लाइन जॉइनिंग द चार्जेस क्या है, ये वाला लाइन है ना, यानी कि ये जो फोर्स है वो या तो किसी लाइन पे इधर हो सकता है या इसी लाइन पे इधर हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग इधर भी फोर्स बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि लाइन जॉइनिंग द चार्जेस ये है, तो ये करना अलाउड नहीं है। या तो फोर्स इधर होगा लाइन जॉइनिंग द चार्जेस से ही अवे या टूवर्ड्स इसके तरफ चार्ज से तरफ। और तीसरा स्टेटमेंट हम लोग क्या आता है दैट इज अलोंग लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ये तीन स्टेटमेंट हम लोग को याद रखना है। अगर हम लोग को कूलम्स लॉ पूछा गया है ना, अब एक ही स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम लोग फाइनली ये लिखते हैं F इक्वल्स टू, अब इन सारे प्रोपोर्शनैलिटीज को हम लोग कंबाइन करने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं। कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं K, जिसको कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है और यहाँ पे लिख देते हैं Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है हम लोगों को Q1 into Q2 का।
अब ये जो के है इसका मतलब यहाँ पे सारी चीजों का मतलब लिख देते हैं that क्या है हम लोग का फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। के क्या है? के है हम लोग का कूलम्ब्स कांस्टेंट और इसका वैल्यू फिक्स है। इसका वैल्यू और इसी को हम लोग ये किसके बदले लिखा गया है? ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बदले लिखा गया है। और इसका वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये के का वैल्यू होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और Q1 और Q2 में चार्ज है, आर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखा हुआ है या फिर एयर है इसके बीच में, हवा में रखा हुआ है, तब तो हमेशा ये जो के का वैल्यू होता है 1/4 साले नॉन होता है ना। लेकिन अगर इसके बीच का मीडियम चेंज कर दिया जाए, कोई और मीडियम ले लिया जाए, जैसे कुछ भी लिया जा सकता है, वाटर लिया जा सकता है या कोई भी दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई लकड़ी का मीडियम ले लिया जा सकता है जिसमें दोनों चार्जेस को पुट कर दिया गया हो, इग्नाइट से हो जाए या रबर या कुछ भी, कोई भी दूसरा मीडियम रहे, तो हम लोग को इस फॉर्मूला में एक हल्का सा चेंज करना रहता है। तो हल्का सा चेंज क्या है कि यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसी में एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ क्या लग जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है? ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। पहले एप्सिलॉन नॉट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं ना। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू फिक्स है। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर हम लोग देख लिए, ठीक है, अगर मीडियम एयर है तब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग लेंगे। लेकिन अगर मीडियम एयर के अलावा कुछ और है, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है, ये क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। और ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 होता है जब एयर रहता है और कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। ठीक है, अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को कैसे हम लोग यूज करेंगे और इसका क्या मतलब है। चलो, कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि मान लिया कि कोई चार्ज पॉजिटिव है, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है जो कि नेगेटिव है ना, जिसके बीच में सेपरेशन कितना है? आर है। अब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच फोर्स को इसी तरीके से लिख लेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का? K×Q1/Q2/R²। लेकिन ये मैग्नीट्यूड अलोंग द लाइन, अवे फ्रॉम द लाइन होगा या टुवर्ड्स द चार्ज होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज या टुवर्ड्स द चार्ज? अभी हम लोग को समझना ये है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो पेयर में जब फोर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को समझना है ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ इधर एक फोर्स से खींच रहा है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? K/2R² से। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींच रहा है, जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड दोनों में फोर्स का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा? अपोजिट होगा। एक फोर्स -2 वाले चार्ज फोर्स इस तरफ लग रहा है और +2 वाले चार्ज पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बस अपोजिट है। हम लोग हमेशा ये याद रखना है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स कभी भी एक अकेला सोलो नहीं आता है। जब भी फोर्स, अगर हम किसी को धक्का देते हैं तो हम लोग को भी कुछ ना नहीं फोर्स से पीछे की ओर एक धक्का मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये ही इसको अपनी तरफ खींचेगा। और ये क्या है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों फोर्स लगने के लिए दोनों चार्जेस कॉन्टैक्ट में हो। ऐसा फोर्स जो कॉन्टैक्ट से ही मतलब कॉन्टैक्ट के थ्रू ही लगे, वैसे फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। और जो दूर से ही लग सकता है, जैसे ये चार्ज को दूर से ही खींच रहा है,
ये कैसा फोर्स है? ये वन पॉइंट टाइम की फोर्स है। ठीक है। अब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल। ये हम लोग को हमेशा याद रखना है ना। अनलाइक चार्जेस attracts and light charges repel। ठीक है। कहीं पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में रिपल्सन होगा। ऐसे करके लाइन का चार्ज ये है, तो ये इसको रिपेल करेगा उधर, और वो इसको रिपेल करेगा इधर इधर विद मैग्नीट्यूड, विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ कैसे निकलेगा? के इक्वल टू अपॉन आर स्क्वायर। यही कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है। अब इसका सिंपल एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन देखने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन बस ट्राई करते हैं छोटा सा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको दे दिया गया कि यहाँ प्लस 1 कूलम्ब चार्ज है और यहाँ पे माइनस 2 कूलम्ब चार्ज है और इसके बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ? 1 मीटर दिया हुआ है। हम लोग से पूछा जा रहा है इसको पार्टिकल नहीं बोल रहे थे, इसको चार्ज पार्टिकल ही बोल रहे हैं। तो हम लोग को फोर्स निकालना है। अगर तो ये बहुत ही आसान है, के Q1 × अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹9। के का वैल्यू होगा 9 × 10⁹9। Q1 और Q2 का वैल्यू 1 कूलम्ब × यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीट्यूड बस रखना है। ये जो -2 -2 कूलम्ब को माइनस के सामने अपॉन आर स्क्वायर है ना। अब ये कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹9 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल पे। अब ये कैसे होगा? अब ये तो हम लोग को फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो इससे इधर की ओर खींच रहा होगा, जितना मैग्नीट्यूड से इतना मैग्नीट्यूड से। एफ का मैग्नीट्यूड है, वो निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन बहुत ही आसान है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा वीडियो में। और ऐसे ऐसे और भी वीडियोस के लिए और भी टॉपिक कवरेज के लिए इनकरेज कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।